हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में 2 अगस्त 2025 करंट अफेयर की क्लास में मैं नरेंद्र जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई नरेंद्र जाखड़ पर। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली करंट अफेयर की एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। तो कल मैंने 1 अगस्त की, आज 2 अगस्त की करंट अफेयर्स में आपके लिए लेकर के आया हूँ। और जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर तो आपकी रहेगी रहेगी, साथ ही साथ आपकी स्टैटिक जीके भी रहेगी। और आप लोग, मैं अपना काम करूंगा, आप लोग अपना काम कीजिएगा। और आपका काम आपको पता है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, सबसे जितना ज़्यादा हो सके लोगों को जोड़ना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्लास आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2025 में केंद्र सरकार में पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को आईआईटी जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो कौन सी योजना की शुरुआत की गई भी इसके लिए बताइएगा। तो इसके लिए जो योजना की शुरुआत की गई है वो आपकी की गई है सेतु बंद विद्वान योजना। ठीक है, सेतु बंद विद्वान योजना की शुरुआत आपकी की गई है। ठीक है, इस योजना के बारे में बात करें, क्या है सर ये योजना? तो देखिएगा, इस योजना की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा की गई है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो प्रेजेंट टाइम में भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है सर? तो भैया इस योजना का उद्देश्य है भारत में जो गुरुकुल परंपरा प्राचीन समय में चली आ रही थी उसको आधुनिक वैज्ञानिक व अनुसंधानों से जोड़ना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इस योजना की बात करूं सेतु विद्वान योजना की, तो इसके लिए कार्य भारत में कुछ संस्थाएं ऑलरेडी कार्य भी कर रही हैं, जिसमें से एक संस्था का नाम है आपका भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग और दूसरी संस्था का नाम है केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं सेतु विद्वान योजना के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की भी भारतीय सेना ने? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? ऑपरेशन शिव शक्ति की शुरुआत की है भारतीय सेना ने। यहां पर देखो एक और नाम आया है आपका एलओसी। एलओसी की बात करें तो एलओसी जो है इसका निर्धारण कब किया गया था? तो एलओसी का निर्धारण कब किया गया था अभी? तो एलओसी का निर्धारण किया गया था 1972 में। और 1972 की बात करोगे तो 1972 में आपका शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, और इसी शिमला समझौते में एलओसी का निर्धारण किया गया था। शिमला समझौता है ये भारत व पाकिस्तान के मध्य होता है। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था? भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ था आपका शिमला समझौता। भारत की ओर से बात करें तो भारत की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर जो किए थे वो किए थे बेहतर है ना, इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, भारत की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इंदिरा गांधी जी जो हैं इन्होंने भारत की ओर से हस्ताक्षर किए थे। जबकि पाकिस्तान की ओर से किसने किए थे? तो पाकिस्तान की ओर से किए थे जुल्फिकार अली भुट्टो ने। जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, इन्होंने पाकिस्तान की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सर क्या है एलओसी? तो भैया आपने एक नाम सुना होगा, भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ।
ठीक है, जिसकी लेंथ है 33-23 किलोमीटर, ठीक है, 33-23 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। उसी रेड क्लिफ का पार्ट आपका एलओसी, इसकी लेंथ लगभग 780 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात कर लें तो भैया इस अभियान, ये जो अभियान चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना है। साथ ही साथ जो आपके सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। एलओसी है, ये किसका पार्ट है? तो एलओसी जो आपका है ये रेड क्लिफ का पार्ट है। एलओसी का निर्धारण अभी मैंने आपको बताया 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। इसकी लेंथ लगभग 780 किलोमीटर के समथिंग है और ये आपकी रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान को अलग करती है, इसी का पार्ट है। और रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है? 33-23 किलोमीटर रेड क्लिफ की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में, ठीक है। चलिए जानते हैं राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में। तो राजेंद्र चोल प्रथम जो है, ठीक है, इन्हें गंगईकोंड के नाम से जाना जाता की उपाधि इन्होंने धारण की थी और ये राजा राजेंद्र चोल के प्रथम नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इनको ये सिक्का, मोदी जी के द्वारा सिक्का जारी किया गया। सर राजेंद्र चोल कौन थे? तो राजेंद्र चोल प्रथम जो है ये राजा राज चोल प्रथम के पुत्र थे और चोल साम्राज्य के महानतम शासकों में गिने जाते हैं राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल हैं प्रथम जो हैं ये बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करके और चोल शासक बने थे और गंगईकोंड चोल की इन्होंने उपाधि धारण की थी महिपाल को पराजित करके। राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल गंगम नामक तालाब बनवाया था। तो आपसे पूछ ले कि चोर गंगम तालाब किसने बनवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। और साथ ही साथ इनके समय जो बंगाल की खाड़ी है वो क्या कहलाती थी? चोलों की झील कहलाती थी, ठीक है। राजेंद्र प्रथम के समय बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता था? चोलों की झील कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता है जो नया संसद भवन हमारा बनाया गया था और उस नए संसद भवन में संगोल स्थापित किया गया था, वो संगोल जो है ना वो भी इसी का प्रतीक था, सत्ता स्थानांतरण का, चोल साम्राज्य से संबंधित था वो भी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस छात्र ने, छात्रा नहीं अभी छात्र है, किस छात्र ने लगातार 170 घंटों तक भरतनाट्यम प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है रेमोना प्रेरा ने। किसने बनाया है? रेमोना प्रेरा ने बनाया है। चलिए जानते हैं रेमोना प्रेरा के बारे में। तो रेमोना प्रेरा का संबंध कहां से है? मैंगलोर, और मैंगलोर कहां पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। इन्होंने किसको पराजित, इन्होंने क्या किया भाई? रेमोना प्रेरा ने 16 वर्षीय सुधीर जागपत है इनके रिकॉर्ड को तोड़ा है, ठीक है, इनके रिकॉर्ड को तोड़ा है। और रेमोना प्रेरा है ये भरतनाट्यम, भारत है, कहां से बिलोंग करती है? कर्नाटक से। और भरतनाट्यम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तमिलनाडु से होती है भरतनाट्यम की उत्पत्ति। और भरतनाट्यम में अल्लारिम्पू जो है ये नृत्य का आरंभ माना जाता है। जथी सवरम, शब्दाम, वर्णम, ये सभी इसी से संबंधित है। पदम और तिल्लाना नृत्य का अंत, ठीक है, जो आपका भरतनाट्यम है इसका जो अंत जो किया जाता है वो पदम और तिल्लाना से किया जाता है, यानी कि जो नृत्य होता है उसकी स्पीड बढ़ा करके, ठीक है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य जो है, भरतनाट्यम जो है ये किसके द्वारा किया जाता? महिलाओं के द्वारा। और दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है आपका भरतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है भाई किसे? तुहिन कांत पांडे को। किसे चुना गया है? तुहिन कांत पांडे को चुना गया है। बात करें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की, इसकी स्थापना कब होती है? तो सेबी की जो स्थापना होती है ये होती है 1988 में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1988 में 1992 के एक्ट के तहत होती है। ठीक है, वैश्विक तर्ज का मतलब था किस अधिनियम के तहत हुई थी? और 1992 के अधिनियम के तहत 1988 में होती है। सेबी का मुख्यालय कहां पर है? तो सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में है। सेबी का उद्देश्य क्या है सर? सेबी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो भैया सेबी की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो शेयर बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना, निवेशकों का संरक्षण करना और पूंजी बाजार को विनियमित करना, ये सभी उद्देश्य है किसके? सेबी के। सर सेबी किस मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है? भैया जब सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये आपका फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वित्त मंत्रालय है, इस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां प्रारंभ हुआ है? तो ये कहां हुआ है भाई? तो ये हुआ है आपका कांडला बंदरगाह पर। और कांडला बंदरगाह कहां है? तो कांडला बंदरगाह जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलेगा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके बारे में जानते हैं। कांडला जो बंदरगाह है गुजरात राज्य में सौराष्ट्र या काठियावाड़, ठीक है, सौराष्ट्र या काठियावाड़ के तट पर स्थित है। सौराष्ट्र का तट भी बोल दिया जाता है, काठियावाड़ का तट भी बोल दिया जाता है और इसे गुजरात का तट भी बोल दिया जाता है। कांडला बंदरगाह जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र व उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है कांडला बंदरगाह। देखो कुछ और बंदरगाह भी आपके यहाँ पर हैं, जैसे कि कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, कोलकाता भारत का एक महत्तर बंदरगाह है जो किसी नदी के किनारे पर स्थित है। बाकी सभी बंदरगाह तट पर हैं, लेकिन कांडला बंदरगाह नदी के किनारे पर स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये आपका स्थित है हुगली नदी के किनारे पर। ठीक है, और इसका नाम कांडला बंदरगाह का भी नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, ये इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। और चाइना का जो समुद्री व्यापार है वो भी कोलकाता बंदरगाह से होता है। कोची बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अरब सागर का मोती इसे कहा जाता है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है आपको नाम सुना होगा नाहवा सेवा। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नाहवा सेवा बंदरगाह की स्थापना की गई थी और उसी नाहवा सेवा बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नाहवा सेवा बंदरगाह जो है ना, ये आधुनिक सुविधाओं युक्त भारत का पहला बंदरगाह है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में कहां पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है? तो ये आपका खोजा गया भी कर्नाटक में। कहां खोजा गया है? कर्नाटक में। तो इससे संबंधित कर्नाटक से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखना। एक तो अभी हम जिक्र करके आए थे कि कर्नाटक के बेंगलोर के छात्र रेमोना प्रेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा भी कर्नाटक सरकार ने एक नया कानून है देवदासी कानून, ये भी पारित किया है। तो देवदासी कानून को पारित करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। और दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन, ठीक है, दृष्टिबाधित जो यात्री हैं उनकी सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन जो योजना है ये भी कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। और कर्नाटक में दूसरा सबसे लंबा स्टैंड ब्रिज है, ये भी कर्नाटक में है। और कर्नाटक सरकार जो है इसने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है।
ठीक है। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आपका कर्नाटक बना है, जिसका आजकल काफी ट्रेंड में रहता है। कहीं भी जाके देख लो, आपको सब जगह मिलेगा। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली भी स्टार्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ घनत्व कहां दर्ज किया गया है? तो सबसे अधिक जो बाघ घनत्व दर्ज किया गया है वो किया गया आपका बांदीपुर नेशनल पार्क में। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क में सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया है। और बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहां पड़ता भी? ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और एक आपका आता कौन सा? काजीरंगा हेमिस। तो बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे ऊंचा नेशनल पार्क जो आपका है वो है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, और भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क, तो पहला नेशनल पार्क आपका है जिम कॉर्बेट। पहला कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। काजीरंगा कहाँ पर है? तो काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट आपका कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। बांदीपुर और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क दोनों कहाँ हैं? कर्नाटक में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर आपका? तो ये आपका लद्दाख में है। ठीक है, चलिएगा बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। और यह जो उद्यान है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा, यानी कि नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व आपका है, जैव संरक्षित क्षेत्र आपका है, उसी का पार्ट है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। और इसकी जो स्थापना होती है ये कब होती है भाई? 1973 में होती है बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के पास स्थित है। और ये जो है ये कबिनी नदी, ठीक है, कर्नाटक के अंदर पड़ती है कबिनी नदी, उस नदी के किनारे पर स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को पहले मैसूर गेम रिजर्व के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का नाम पुराना नाम क्या है? तो मैसूर गेम रिजर्व इसका पुराना नाम है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख आकर्षण है ये क्या है भाई? तो बंगाल टाइगर है, ये इसका प्रमुख आकर्षण है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पक्षी व्यापक रूप से पाया जाता है? तो मोर पक्षी है, ये व्यापक रूप से पाया जाता है बांदीपुर नेशनल पार्क में। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में एयर न्यूजीलैंड ने किसे अपना नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? तो ये किया भाई निखिल रविशंकर। ठीक है, निखिल रविशंकर को किया है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो देखो न्यूजीलैंड की स्थापना कब होती है? तो न्यूजीलैंड की स्थापना होती है 1769 में। न्यूजीलैंड की खोज किसके द्वारा की गई? तो न्यूजीलैंड की खोज की गई थी जेम्स कुक के द्वारा। और ये जो निखिल रविशंकर हैं ये भारतीय मूल के हैं। और न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑकलैंड है, ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। और न्यूजीलैंड में आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी और माओरी। और आपसे पूछ ले माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो माओरी जनजाति भी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। और आपको पता है न्यूजीलैंड जो है ये विश्व का, न्यूजीलैंड की राजधानी जो वेलिंगटन है ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी भी है। ठीक है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? तो वेलिंगटन ही है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। हाँ, न्यूजीलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भैया न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो आपका कीवी।
न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला देश कौन सा बना है, तो वो आपका बना है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। ब्रिटेन जो है ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, इन चारों से मिलकर के क्या बनता है, इन चारों से मिलकर के आपका ब्रिटेन बनता है। ठीक है, यूके की राजधानी कौन सी है, तो यूके की राजधानी आपकी है लंदन, और यूके में संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली। ठीक है, आपसे पूछ ले ब्रिटेन में कौन सी प्रणाली प्रचलित है, तो राजतंत्र प्रणाली है, संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली वहां पर प्रचलित है। और ब्रिटेन की संसद के दो सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो आपको पता होगा भारत की जो संसद है, ठीक है, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। और जब भारत में संसद का निर्माण किया गया था, ठीक है, तो 1952 से लेकर के 1954 तक, आपको पता है लोकसभा की स्थापना और राज्यसभा की स्थापना 1952 में होती है। तो लोकसभा को 1952 से 54 तक हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता था, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। 1954 में 1952 में थे, और 2 साल बाद 54 में इनके नाम चेंज करके लोकसभा व राज्यसभा कर दिए गए थे। टेम्स है ये ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये थी भैया आपकी आज की 2 अगस्त 2025 की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहां इसकी पीडीएफ अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।